54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये विविध प्रकारच्या चित्रपटांचं स्क्रीनिंग होतं आहे। मनोज वाजपेयी यांचा यावर्षी 2 सिनेमे होते, गुलमोहर आणि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। तर त्यातील महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे गुलमोहर, जो फॅमिलीवरती आधारित आहे, कुटुंबावरती आधारित आहे आणि त्या चित्रपटाविषयी बोलण्यासाठी आणि एकंदर सिनेमाचा जो काही एक्सपिरियन्स आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी माझ्यासोबत गुलमोहर या सिनेमाचे दिग्दर्शक राहुल चिट्टेला माझ्यासोबत आहेत। सर जी, बहुत बहुत स्वागत गोवा में, ईफी में और प्रूडेंट मीडिया में। पहली बात तो ये कि आपकी ये पहली फिल्म है और कैसा महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया में ईफी में आप मनोज वाजपेयी सर के साथ, और बहुत बड़ा कास्ट था आपके फिल्म का, इनके साथ आप रेड कारपेट पे चले और स्क्रीनिंग हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सम्मान की बात है कि कोई भी फिल्म हो, आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपको इनविटेशन दिया जाता है तो बहुत सम्मान की बात है। और सम्मान से ज़्यादा भी जो प्यार मिला है ये फिल्म को, वो दिल को छू जाती है। बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे कि ये आपकी पहली फिल्म थी, डेब्यू आपने किया इस फिल्म से। जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके अनुसार ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पहली फिल्म कैसे आपके ये मन में ये स्टोरी आई और कैसे इसका स्क्रीन प्ले हो या स्टोरी बिल्डअप करने का तरीका हो, वो क्या प्रोसेस थी प्री प्रोडक्शन की? जी, सबसे पहले तो मुझे ख्याल आया कि आज के टाइम पे फैमिली और घर, जो परिवार होता है और घर होता है, ये दो चीज़ों के मायने क्या होता है। और ये एज़ फिल्म मेकर्स क्या होता है कि हमें काफ़ी एक प्रिविलेज मिलता है कि हम कोई भी टॉपिक चुनें और उसको खुरेदें और एक्सप्लोर करें। तो ये ऐसे दौर में मेरी ज़िंदगी में ये ख्याल आया जब मैं खुद अपनी फैमिली शुरू कर रहा था। माई वाइफ एंड आई वर प्रेग्नेंट, और मुझे ढूंढना था कि आज के टाइम में फैमिली और घर के मायने क्या है, मगर सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं, या कि सिर्फ एक जनरेशन के हिसाब से नहीं, मुझे 3 जनरेशन्स में ये खोजना था। क्योंकि मीनिंग जो है कोई भी चीज़ की टाइम के साथ बदलती रहती है, या तो वो इवॉल्व होती रहती है या फिर हम पीछे जाते हैं। तो ये मुझे एक्सप्लोर करना था। और फिर मेरी जो को राइटर है अर्पिता मुखर्जी, हमने काफ़ी काम किया है साथ में। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये फिल्म लिखनी है, तुम मेरे साथ लिखोगी? तो वो न्यूयॉर्क में रहती है और हम दोनों ने कोलैबोरेट किया और फिर हम स्टोरी को ढूंढते रहे। स्टोरी भी बहुत अच्छी है और जब हमने सिनेमा देखा तो वो भी मतलब एक भावनिक तरीके का अनुभव देता है। इसके शीर्षक के बारे में हम बात करेंगे कि गुलमोहर बहुत अच्छा नाम है, एक अलंकारिक वर्ड भी है। तो गुलमोहर और ये सिनेमा का क्या रिश्ता है, किस तरीके से ये गुलमोहर नाम रखा आपने? जैसे आपने कहा कि गुलमोहर एक बहुत पोएटिक लफ्ज़ है। मैं गुलजार साहब के गानों का बड़ा फ़ैन हूँ, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप सुनते ही उनके गानों की याद दिलाता है। और क्योंकि ये फ़िल्म दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में एक पर्टिकुलर मौसम में जब आप चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, रास्ते के दोनों तरफ आपको गुलमोहर के पेड़ दिखें। और गुलमोहर ऐसा एक फूल है जो बहुत जल्दी ब्लूम होता है, मगर गिर भी जाता है, पर जब गिरता है रास्तों पर और सड़क पर बहुत खूबसूरत भी लगता है जब मुरझा जाता है। और क्योंकि ये फैमिली की कहानी थी और 3 जनरेशन की कहानी थी, सीमलेसली ये लफ्ज़ जो है वो फिट हो गया। सर, आखिरी क्वेश्चन, मनोज वाजपेयी सर के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े एक्टर है वो, डायरेक्शन देते वक्त आपको कैसा महसूस कर रहे थे? एक दड़पण था, कॉन्शियसनेस था, क्या महसूस कर रहे थे आप? मनोज जी इतने अच्छे एक्टर तो है ही, मगर इतने अच्छे इंसान भी हैं कि वो एक बार जब प्रोजेक्ट में आते हैं वो सिर्फ एक्टर के तौर पे नहीं आते हैं, वो एक टीम मेंबर के तौर पे आते हैं। और मेरे सब एक्टर्स में काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि शर्मिला जी से लेकर के, शर्मिला जी इतनी बड़ी वेटरन है। जब मनोज जी और मैं उनको देखते थे तो यू गेट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। ऑपरेशन शार से लेकर चुपके चुपके से लेकर न्यू दिल्ली टाइम्स हो, मिसिसिपी मसाला हो, अभी गुलमोहर, तो वो लाइक फैन बॉयज़। मगर ये सब एक्टर, अमोल पालेकर जी हों या तलत अजीज़ हों या सिमरन हो या सूरज और मनोज, ये सब जो हैं स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा, मैं इसे सच्ची मानता हूँ। तो जब वो आए थे, वो बिना कोई हायरार्की के, बिना कोई ईगो के सेट पे आए थे, और हम सब एक टीम की तरह हमने ये फिल्म बनाई। ऐसा नहीं कि मैं एक्टर हूँ तो मैं सिर्फ एक्टर का काम करूँगा। मनोज जी सेट पे खाना लेके आते थे, सब एक साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और ये माहौल जो बनाना था वो सब एक्टर्स ने और क्रू ने इकट्ठे मिलकर ये बनाया, जो शायद फिल्म में दिखती है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी फिल्म मेकिंग के दौरान और जो कुछ भी आपने अनुभव बताया, ये गोवा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 54 इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक आमी आसा इफ्फीक। आमच्या वांगडा आसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तांकां विचारा की इफ्फी जो सर इफ्फी के बारे में पहले पता है। सर इफ्फी ऑफकोर्स हमारे कंट्री का बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल है। इसलिए है क्योंकि आर्टिस्टिक सिनेमा को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे। आर्टिस्टिक और लोग आते हैं यहाँ पे जो आर्टिस्टिक टच होता है जिनके काम में। तो मैं तो चाहता हूँ ये कंटिन्यू रहे। तो फिल्म फेस्टिवल की बात होती है, अभी ज़्यादातर यूथ जो है OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप उसके बारे में क्या बताएं? हाँ, तो उनको फिल्में वैसी नहीं दिखाई देती इसलिए जाते होंगे वहाँ पे, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ फिल्में भी आ रही हैं, जैसे फेस्टिवल में फिल्में आ रही हैं वो, बट उन फिल्मों को रिलीज़ बड़ा अगर मिलेगा तो लोगों में एक माहौल बनेगा, लोग देखेंगे। सर गोवा के लिए आप क्या मैसेज देंगे? गोवा तो हमेशा मैं तो फेवरेट जगह रही है गोवा, और गोवा के लोग हमेशा इतने प्यारे होते हैं तो तभी लोगों को मन करता है गोवा में आके अच्छा हो जाता है लोगों का मन। तो मैं चाहता हूँ हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे गोवा। आपकी कोई अच्छी मेमोरी गोवा की? बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं। वेलकम टू गोवा सर। थैंक यू। आपका कैसा एक्सपीरियंस है नवाज सर के साथ काम करने का? मैंने नवाज सर के साथ पहले काम किया है, तो हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, 25 साल से जानते हैं। तो अभी जो फिल्म आपकी है उसके बारे में क्या बताना? कुछ नहीं बता सकते पिक्चर के बारे में क्योंकि मिस्ट्री फिल्म है। आप देख लो फिर बात करेंगे। कैसे कह रहे हैं? हाँ, कैसे कह कोई तो डिस्ट्री नहीं देता? कुछ नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग ने ट्रेलर भी नहीं रिलीज नहीं, कब होगा ये? पोस्टर भी नहीं रिलीज होगा, नहीं शायद। पिक्चर देख लो ना, क्या दिक्कत है? कभी पहली बार ऐसा लगेगा आपको कि बिना ट्रेलर का बिना पोस्टर का आप पिक्चर देखने जाएंगे तो फिर असली एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई पहला कुछ थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा कि ऐसा रहेगा, उधर जाके शॉक होंगे आप। एक यूनिक कंसेप्ट रहेगा, अगर ट्रेलर भी नहीं है, पोस्टर भी नहीं है, डायरेक्ट मूवी। वर्ड ऑफ माउथ, आप देखेंगे, लोगों को बोलेंगे, फिर लोग देखेंगे। मैं अपने बारे में पिक्चर के बारे में कितना भी बात करूँ तो सब सेल्समैन ही लगूंगा। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, डायरेक्टर। आगे आपके कौन से प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे कैसे? यार हम लोग बहुत सारे बातचीत कर रहे हैं सब, बहुत सारे एक्टर्स के साथ, नवाज भाई के साथ। तो अभी बोलना अच्छा नहीं, उचित नहीं, क्योंकि वो क्या है ना, वो इन प्रोसेस है। एक बार साइन करेंगे तो शायद बोल सकते हैं। अलग से एक क्वेश्चन सर, अभी का जो यूथ है जो ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा प्रेफर करता है, सो आपको इस बारे में क्या पता? यार देखिए, हमारे जैसे डायरेक्टर को ये अच्छा है कि पिक्चर बन रही है OTT की वजह से। OTT में देखेंगे या थिएटर में देखेंगे, जो भी पब्लिक देखेगी हमारे लिए अच्छा है, जहाँ भी देखेंगे। हमारा इच्छा है कि सब लोग थिएटर में आके देखें। आजकल वो नहीं चलता उतना, तो आजकल OTT चलता है तो वो भी अच्छा है। हम लोग भी पिक्चर देखते हैं OTT में। भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये विविध स्क्रीनिंग चित्रपटांचं स्क्रीनिंग होतं आहे आणि विविध प्रकारच्या प्रेस कॉन्फरन्स देखील होत आहेत। आत्ताच एक प्रेस कॉन्फरन्स पार पडली, ती म्हणजे सिर्फ एक बंदा काफी है आणि गुलमोहर। त्यात दिग्गज अभिनेते मनोज वाजपेयी यांचा देखील या दोन्ही सिनेमामध्ये त्यांनी काम केलं आहे। सिर्फ एक बंदा काफी है या चित्रपटासंदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत चित्रपटाचे दिग्दर्शक सर आहेत आपल्यासोबत। सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रूडेंट मीडिया में, ईफी में और गोवा में। थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये कि मनोज वाजपेयी सर के साथ ये फिल्म डायरेक्शन की है आपने। इसके पहले आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ की है, लेकिन ये फिल्म फीचर फिल्म है जो फर्स्ट फिल्म है आपकी। क्या यादें बताएंगे मनोज सर को डायरेक्शन करने के मामले में? यार फर्स्ट तो पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। और पहली फिल्म थी तो एक प्रेशर रहता है, और जब आपके सामने आपको बोला है कि मनोज सर एक्टिंग करेंगे तो बहुत बड़ा प्रेशर है किसी भी डायरेक्टर के लिए। बट सबसे अच्छी बात मनोज सर की ये रहती है कि वो एक तो वो नए डायरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और दूसरा वो बहुत ईज़ कर देते हैं उनके लिए। वो इतना समय दे देते हैं ना स्क्रिप्ट में आपके साथ कि किसी भी डायरेक्टर की सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है कि उसका एक्टर उसको टाइम दे, स्क्रिप्ट में टाइम दे। मनोज सर इतना ज़्यादा दे देते हैं कि आपकी आधी लड़ाई आप जीत चुके होते हो, तो बाकी लड़ाई जो जीतनी है वो आपको लड़नी होती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को मनोज सर ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे उनका पहला प्रोजेक्ट है। आज भी 30 साल पहले वो ऐसे ही रीड करते हैं स्क्रिप्ट को जैसे पहला प्रोजेक्ट है। तो मैं मनोज सर से मैंने बड़ा सीखा है कि अगर 30 साल बाद इंडस्ट्री में मैं किसी की तरह बनना चाहूँगा तो वो मनोज वाजपेयी सर की तरह बनना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बंदा फिल्म का। सुपन जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, विनोद भानुशाली जी जो
प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और दीपक जिसने लिखी है। बड़ी मेहनत करी हम सब लोगों ने बंदा फिल्म के लिए, और बहुत ही सेंसिटिव इशू था, और उसी प्योर हार्ट के साथ हमने इस फिल्म को अप्रोच किया। और बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों ने बड़ा सराहना की हमारे काम की, और उससे भी ज़्यादा बड़ा अच्छा लगा कि मैं पहली बार इफ़ी आया हूँ और इफ़ी में फ़िल्म सेलेक्ट हो गई। मेरी पहली फिल्म नहीं, कई साल लग जाते हैं लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिल्में बनाने में मेरे को भी इंडस्ट्री में मेरे को भी हो गए 14-15 साल हो गए हैं, और बट पहली फिल्म आपकी इफ़ी में सेलेक्ट हो जाए, उससे बड़ी उपलब्धि शायद ही कोई हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही है सर। सर जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्टर एक्टर को छूट देता है, लेकिन एक एक्टर डायरेक्टर को भी उतनी छूट देना बहुत अच्छी बात होती है फिल्म के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं, जो मनोज वाजपेयी और आप दोनों के बीच में रही है। ये स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे, या फिल्म के बारे में, ये स्टोरी कैसे आप तक पहुंची, या कैसे आप उस स्टोरी तक पहुंचे, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है? ये कहानी ऑलरेडी विनोद भानुशाली जी के पास थी। मनोज सर ने इससे पहले मेरा एक वेब शो है TVF एस्पिरेंट्स, वो देखा हुआ था, उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने सुपन से बोला, एंड सुपन और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्होंने सुपन से बोला आप पूछ से करवाते हैं। देन ये स्टोरी मेरे पास आई। अब दो ही ऑप्शन होते हैं, मनोज वाजपेयी ने हाँ बोला हुआ है कहानी के लिए, तो आप मना नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म की कहानी, क्योंकि कहानी ना बड़ा एक सेंसिटिव इशू है माइनर सेफ्टी को लेके, और हमारी फिल्म में तो चलिए मैन वर्सेस गॉड मैन है, बट ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में, हमारे समाज में कई सारे बच्चे हैं जो पीड़ित हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और वो बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए माइनर सेफ्टी का, और हम चाहते थे इस पर एक फ़िल्म बनाना। और जब ये कहानी आई तो मैं मूव हुआ, और मैंने कहा नहीं, एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए। और फिल्म माइनर सेफ्टी के बारे में डील तो करती ही है, उसके अलावा एक हौसला भी देती है बच्चों को कि अगर देखिए आपको एक ही इंसान चाहिए जो पूरे सिस्टम से लड़ेगा, जो आपके लिए खड़ा रहेगा। इस फिल्म में दो बंदे हैं एक्चुअली। सबसे पहली फाइटर जो है वो बच्ची, जिसने अपनी आवाज़ उठाई। बड़ा मुश्किल होता है किसी बच्चे के लिए इतना बड़ी आवाज़ उठाना, डर, समाज का डर, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब उसने आवाज़ उठा ली तो फिर एक बंदा खड़ा हुआ, जिस किरदार का मनोज सर ने किरदार प्ले किया है, फिर वो कैसे लड़ता है सिस्टम से, बड़े बड़े लॉयर्स से, करप्शन से, उसकी कहानी है ये। एंड आई थिंक बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो हमारे लिए बड़ी मेहनत ये थी कि हम इसको सेंसेशनलाइज ना करें, क्योंकि विक्टिम्स को सेंसिटाइज करना बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता, और हम ये भी चाहते थे कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो उसी तरह से जाए लोगों तक। तो 1-1.25 साल लगा, करीबन 18 ड्राफ्ट्स दीपक ने लिखे हैं फिल्म के। 18 ड्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मनोज सर भी उसी तरह के एक्टर हैं कि वो तब तक शूट पे नहीं जाएंगे जब तक वो हर एक लाइन से कन्विंस ना हो। तो बहुत समय लगा, करीबन 1.25 साल हमने कहानी लिखी, फिर उसके बाद हम फ्लोर पे गए। और जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि ये आपकी पहली फिल्म है, ईफी में पहली बार आप आए हैं, लेकिन ईफी एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारी फिल्में, मतलब इस साल तो 270 फिल्में यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। आप ईफी और इस तरह के महोत्सव को, फिल्म फेस्टिवल को कैसे देखते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड सिनेमा देखा जाता है, जो स्टूडेंट लोग हैं, जिन्होंने ये देखना चाहिए, एक अपनी भी फिल्म की टेस्ट होती है, वो भी पूरी हो जाती है कि हमें किस तरह का सिनेमा चाह रहे हैं, हम किस तरह का सिनेमा देखना चाह रहे हैं, और किस तरह का सिनेमा हम बनाना चाह रहे हैं। तो फिल्म फेस्टिवल को, वर्ल्ड सिनेमा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इफ़ी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि बॉम्बे में हम लोगों से नहीं मिल पाते, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, है ना। कोई शूटिंग में बिज़ी है, कोई पोस्ट प्रोडक्शन में बिज़ी है, कोई प्री प्रोडक्शन में बिज़ी है। अवार्ड शोज़ में ठीक है, अवार्ड शोज़ में बहुत ही मिनिमल इंटरेक्शन हो पाता है, लेकिन इफ़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप आए हैं, 3 दिन के लिए आप आए हैं, आप रोज़ यहाँ आ रहे हैं, यू आर मीटिंग सो मैनी पीपल ना, नॉट जस्ट यंगस्टर्स बट ऑल्सो सीनियर पीपल देन यू आर, लेजेंड्स, है ना। तो मिलके एक तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे नए लोग मिलते हैं। अब जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कल ही पता नहीं कितने, मेरे को लग रहा है 17 या 18 टेक्नीशियन से मिला हूँ, ठीक है, और नए नए टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। अब एक रेड कार्पेट पे एक मेरे को असिस्टेंट डायरेक्टर मिला, फॉर्चुनेटली वो एक मेरे ही एक कलीग हैं,
वो एक वेब सीरीज़ काला पानी करके वेब सीरीज़ है, उन्हीं का असिस्टेंट डायरेक्टर था। अब मेरी उससे बात होती रही तो मैंने उसका नंबर शेयर कर लिया। अब आगे कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं उसको फ़ोन कर सकता हूँ। तो इस तरीके का इंटरेक्शन जो होता है ना वो बड़ा फ्रूटफुल होता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ कैसे ही आप एक दूसरे से मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक वर्ल्ड सिनेमा की बात है, से देखिए इंडिया ने ऑलरेडी अपना परचम लहराया हुआ है ना। और मैं खुद हम लोग खुद बहुत, हम तो बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं और हम खुद वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, इंडियन सिनेमा देखते हैं, रीजनल सिनेमा देखते हैं। तो मुझे लगता है उन सबको एक तरफ लाना, आप और मैं शायद दुनिया की फिल्में देख रहे हैं लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अरे ये भी फिल्म आई है। अब जैसे कल हमारी स्क्रीनिंग से पहले एक शॉर्ट फिल्म थी लैंडस्केप्स करके, उन दोनों की बातें सुन के इतना प्रभावित हुआ मैं। उन दोनों फिल्म मेकर्स ने बोला कि वो 7 महीने उन्होंने अपनी फिल्म शूट करी है माइनिंग माफियाज़ के अगेंस्ट, और उसमें बड़ा खतरा था जो भी था, बट उनके पैशन को देख के ना मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो इस तरीके के लोगों को आप जब फिल्म फेस्टिवल में ही देखने को मिलते हैं ऐसे लोग, और इसलिए प्लेटफॉर्म इसका इतना ऊंचा दर्जा है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग टू बी हियर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जब भी हम ऐसे नए नए फिल्म्स देखते हैं तो हमारी भी कुछ कहानियाँ उभर के आती है जो हमारे दिमाग में होती है। तो रिसेंट में आपने कौन सा वर्ल्ड सिनेमा देखा और कौन सी कहानी देख के आपको अपनी कहानी बनाने का एक ये सोच रहे हैं आप? देखिए अभी बहुत टाइम से मैंने कुछ फिल्म और शोज़ देखे नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत बिजी। अभी जस्ट मैं इफ़ी से जस्ट पहले 5 दिन पहले मैं वापस आया हूँ मनोज सर के साथ ही मेरी फिल्म शूट करके। तो बहुत टाइम हो गया मेरे को कुछ शोज़ देखे। इंडियन शोज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। कोहरा देखा मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। काला पानी आई लव्ड इट, है ना। और फिल्म्स में फिल्म्स आई हैवंट बीन एबल टू सी। अभी मेरा लिस्ट में है कि मैं नेपोलियन देखूँ, है ना। मेरी इनफैक्ट मैं अभी तक ओपनहाइमर नहीं देख पाया हूँ, तो बट मेरी वो लिस्ट में है, वर्ल्ड सिनेमा की लिस्ट में। एंड बट हैविंग सेड दैट, इससे पहले से हम बहुत टाइम से मैं डेविड लीन सर को फॉलो करता हुआ आया हूँ, है ना, और माइकल मान को फॉलो करता हुआ आया हूँ। तो आई हैव बीन देयर, हमने देखा है। बट नाउ दैट आई एम बैक टू बॉम्बे, आई विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तर हे होते सिर्फ एक बंदा काफ़ी है या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अपूर्व सिंह कार्की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपकी सब यादें बताने के लिए। थँक यू सो मच, थँक यू। नमस्कार, प्रुडंटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। 54वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालू आसा आणि विविध प्रकारचे स्क्रीनिंग हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा। विविध प्रकारचे सेक्शन, मास्टर क्लास, प्रेस कॉन्फरन्स आमी कवर करता। बट गोवन फिल्म सेक्शनांतले जे डिरेक्टर आसा त्यांच्या वांगडाय आमी भासाभास करतले। यशोदा हो चित्रपट या वर्सा गोवन फिल्म सेक्शनान सिलेक्ट जाल्लो आसा आणि त्याच्या संदर्भात बातचीत करपा खातीर आमच्या वांगडा आसात प्रवीण चौगुले, यशोदा या चित्रपटाचे दिग्दर्शक। सर तुमचं खूप खूप स्वागत प्रुडंट मीडियामध्ये, इफीमध्ये आणि गोव्यामध्ये। धन्यवाद। सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही कसं फील करताय की आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ज्याच्यात सिलेक्शन होणं म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट असते। इफीमध्ये तुम्ही रेड कार्पेट झालं, आज चित्रपटाचं स्क्रीनिंग देखील झालं, कशी भावना आहे, काय फील करताय? खरं सांगायचं म्हणलं तर फार मेस्मरायझिंग आहे हे सगळं। फार अनपेक्षित होतं या सगळ्या गोष्टी की की कित्येक फेस्टिवल्स होतात, बरोबर, पण भारत सरकारतर्फे आयोजित केला जाणारा एकमेव हा इफी हा फेस्टिवल जो आहे, इथे आपल्या लघुपटाची, चित्रपटाची, आपल्या कामाची वर्णी लागणं फार मोठी पर्वणी आहे। आणि ते सौभाग्य मला आणि माझ्या टीमला, यशोदा या फिल्मला या 54व्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवामध्ये संधी मिळाली, त्याबद्दल खूप खूप म्हणजे खूपच आनंद आहे। मी ते वर्णनच करू शकत नाही, अशातला भाग आहे। सर पहिल्यांदा पहिली गोष्ट म्हणजे यशोदा हा चित्रपटाच्या निर्मितीकडे आपण येऊया की ही यशोदाची स्टोरी तुम्हाला कशी सुचली, कशा प्रकारे ही गोष्ट तुम्हाला सुचली आणि प्री प्रोडक्शन कशा पद्धतीने तुम्ही पार पाडलं? आता यशोदा ही मूळ कथा जी आहे ही माधुरी आशिरकडे, ज्या नागपूर स्थित आहेत, महाराष्ट्रातल्या एक सुप्रसिद्ध लेखिका आहेत, प्लस संगीतकार पण आहेत। त्यांच्यासोबत आमची थोडी चर्चा सुरू होती 1-2 वर्षापूर्वी। तर त्यावेळेस मग त्यांची एक कथासंग्रह आहे, त्या कथासंग्रहामध्ये एक लघुकथा आहे, त्या लघुकथेचं नाव आहे ईश्वरी। पण अर्थात ती कथा आहे, पुस्तकामध्ये आहे, म्हणजे माध्यम वेगळं आहे। आणि मग माधुरी मॅडमने सांगितलं की आपण ह्याच्यावर एक चित्रपट किंवा लघुपट करूयात। मग तेव्हा ही आमची सगळी सुरुवात झाली। मी अवांतर वाचन केलं त्या कथेचं, कारण आता लेखन या माध्यमातून दृश्य माध्यमामध्ये आणायचं आहे।
एक त्याच्यावर चित्रपट करायचा आहे, लघुपट करायचा आहे. मग त्यासाठी मननचिंतन केलं, अभ्यास केला की काय करता येईल, कशा पद्धतीनं करता येईल. आता यामध्ये माधुरी मॅडमची एक इच्छा होती की रावी किशोर हिने आपल्या लघुपटामध्ये भूमिका करावी, प्रमुख भूमिका जी आहे. पण मग आता रावी वेगवेगळ्या कामांमध्ये व्यस्त असल्या कारणामुळे तिने फक्त एक अट घातली की जर तुम्ही गोव्यात जर येऊ शकलात तर चांगलं होऊ शकेल, मी इथे तुम्हाला वेळ देऊ शकेल, कारण ती तिची व्यस्तता आणि बाकीच्या काही गोष्टी. तसंही इथे येऊन या मातीत काम करण्याची इच्छा ही आधीपासूनच होती. आता रश्मी जी आहे, या लघुपटाची निर्माती जी आहे, प्रोड्युसर जी आहे, तर तिचं असं म्हणणं आहे म्हणजे रावीचं तर म्हणणं झालंच, पण मग हां ठीक आहे, रावी म्हणते ते बरोबरच आहे, पण माझी अशी इच्छा आहे की आपण इथेच काम करायचं. कारण गोव्यातील चित्रपट व्यवसाय जो आहे, लघुपट व्यवसाय जो आहे, इथले कलाकार, इथले तंत्रज्ञ जे आहेत, हे कधी वृद्धिंगत होणार. तर त्यांना जास्तीत जास्त प्रकारे मोठ्या पद्धतीनं प्लॅटफॉर्म मिळू द्यावा. हे काम आपण जर करू शकलो तर खूप चांगलं होईल. मग ह्या 2-3 गोष्टींमुळे मग गोव्यामध्ये येऊन काम करणं की हो, भाषा ही चित्रपटाची भाषा, चित्र हीच भाषा आहे बेसिकली. मी मराठी आहे, कुठली भाषा नसते, एक स्वतंत्र माध्यम आहे. बरोबर बरोबर बरोबर. तर टेक्निकल गोष्ट म्हणजे सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी फिल्म या गोष्टीसाठी मुंबई पुण्यावरतून लाईट्सपासून सगळं साहित्य आणावं लागतं. ह्या चित्रपटासाठी कुठल्या गोष्टी आणल्या गेल्या होत्या का, किंवा कोणत्या गोष्टी गोव्यातच तुम्हाला उपलब्ध झाल्या? कारण ती एक खूप मोठी गोष्ट आहे की बऱ्यापैकी इथली सिनेमाची इंडस्ट्री आहे ती उभरायला लागली आहे, वर येते आहे. काय सांगाल त्या सिनेमाबद्दल? आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस गोव्यामध्ये काम करायचं ठरलं तर त्यावेळेस मी एकटा इथे पहिल्यांदा आलो की म्हटलं इथे करता येणार आहे की नाही ते सगळं पाहूयात. जर काही अडचण निर्माण होत असेल तर त्याच्यावर मात करून आपल्याला कशा पद्धतीनं काम करता येईल, उपलब्धता ज्या नाही आहेत त्या कशा उपलब्ध करून घेता येतील. कारण इथून कोल्हापूर जवळ आहे, पुण्यातून आणता येत आहे, मुंबईतून आणता येत आहे, मुख्य इंडस्ट्री सगळी तिकडे बसलेली पण मग इथे काय उपलब्ध होणार आहे, कशा पद्धतीनं उपलब्ध होणार आहे. बरं, गेली बरीच वर्ष झालं काम करतोय, त्याच्यामुळे खास खळगे जे आहेत त्या सगळ्या पद्धतीने माहिती आहे की काय केल्याने काय करता येईल. पुन्हा आपल्याकडे एक भारतीय जनमानसामध्ये किंवा सगळ्यांमध्ये सर्व परिचित आणि माहिती आहे त्याला जुगाड, की हां माझ्याकडे ट्रॉली नाही आहे, जो नाटकामध्ये आपल्याला जास्त करून पाहायला मिळतो. बरोबर बरोबर. मी समजा आता मला ट्रॅक ट्रॉली इथे लावता येणार नाही किंवा करता येणार नाही, एक्सपेन्सिव्ह आहे, लघुपट आहे, बजेट जाणार आहे वगैरे, तर हां तर मग मी व्हीलचेअरचा कशा पद्धतीनं वापर करू शकेल. बेसिक गोष्टी आहेत ना या. कारण तुम्हाला माध्यमातून जे दाखवायचं आहे, दृश्य माध्यमातून जे दाखवायचं आहे की हा तो ते आउटपुट दिसायला पाहिजे, ते कसं शूट केलं दॅट डझंट मॅटर. तर मग इथे येऊन मी ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला. गोवा स्टेटमध्ये वेगवेगळ्या गावांमध्ये फिरलो की हां की कथेला साजेशी लोकेशन्स कुठे उपलब्ध होणार आहेत, कशा पद्धतीनं उपलब्ध होणार आहेत, ते सगळं पाहून प्रॉपर सगळं प्री प्रोडक्शनचं काम करून त्याच्यानंतर मग आमचे DOP, लाईट अरेंजमेंट, आर्ट डिरेक्टर यांना बोलवून घेतलं. ते सगळं फिक्स फायनल केलं. त्याच्या अगेन्स्ट मग स्क्रीन प्ले लिहिलं आणि स्क्रीन प्ले लिहून मग पुढे सगळी कामाची सुरुवात करून प्रोडक्शन केलं. सर, गोव्यातील कलाकार जे आहेत हे यांना चांगला भक्कम असा नाटकाचा पाया आहे. रावी किशोरपासून ते शेवटच्या कलाकारापर्यंत सगळे नाटकामध्ये रुळलेले आणि कसलेले कलाकार आहेत नाटकातले. काय अनुभव होता गोव्यातील कलाकारांबरोबर काम करण्याचा? आता याच्यामध्ये गंमत अशी होती की आता रावीपासूनच आपण सुरू, रावी आहे, किशोर नाईक गावकर सर आहेत, सोबिता आहे. मुळात हे इथे कसलेले अभिनेते आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपापल्या क्षेत्रांमध्ये मोठी नावं आहेत. पण त्यांच्यासोबत काम करत असताना मला चुकूनही हे जाणवलं नाही. मी किशोर सर माझ्यापेक्षा वयाने अनुभवाने सगळ्यात मोठे असून देखील टीममध्ये पण ते मला सर म्हणत होते. ते मलाच कसं तरी वाटत होतं की नाही सर तुम्ही असं एकेरी नावाने बोला. पण नाही, एवढे हंबल, एवढे डाऊन टू अर्थ. मी अगदी रावी आहे, किशोर सर आहेत, सोबिता आहे, चेतना नाईक, अंकिता सावंत आहे, आपलं श्रीपाद प्रभुदेसाई आहे, त्यात मग ती छोटी मुलगी जी आहे तिने तर शूटिंग फारच छान पद्धतीनं एन्जॉय केलं. तर आता तिची आई जी आहे तिने पण एक छोटी भूमिका केलेली आहे, नेहा चोक्सी. तर तीही इथूनच रेपटरीमधूनच ती पासआउट आहे. पण या सगळ्यांसोबत आणि यामध्ये तंत्रज्ञ म्हणून पण जे कोणी सगळे उपलब्ध झाले होते तर त्यांच्याकडनं तसं बरं की मी नो फिल्मी जे अपेक्षित आहे आपण तेच काम करूयात. कारण सगळ्यांना 100% योगदान देऊन 100% आपल्याला आउटपुट पण द्यायचं हे सगळ्यांना माहिती होतं. हा छान अनुभव होता. सर, खरं तर हीच एक त्यांचं या व्यक्तींचं मोठेपण असतं की ते एकदम डाऊन टू अर्थ राहून आपल्या
जे कलाकार असतात, सहकलाकार असतात, त्यांच्याबरोबर ते मिळून घेत काम करतात. महत्त्वाचा प्रश्न, इफीसारखा महोत्सव गोव्यात होणं किंवा या महोत्सवामध्ये तुमच्यासारखे दिग्दर्शक आणि नवीन वर येणारे दिग्दर्शक कलाकार यांचा चित्रपट इथे निवडून येणं ही एक गोष्ट, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एक सामान्य पब्लिक म्हणून इफी अनुभवणं. काय वर्गीकरण कराल किंवा कशा पद्धतीनं स्वतःला ॲज अन ॲक्टर म्हणून, डिरेक्टर म्हणून आणि एक चित्रपटाचा चाहता म्हणून कसं ग्रो करणारं इफी आहे? हां, आता इफीच्या माध्यमातून मी नव्याने माझा चित्रपट बघितला. इफीमध्ये पहिल्यांदा झालं. पहिल्यांदाच मी चित्रपट बघितला इफीमध्ये वेगळ्या माध्यमातून. कोणतं साल होतं ते? नाही, माझी फिल्म जी आहे, हां, मी माझी फिल्म बघितली इफीमध्ये. ती पाहताना मी तुम्ही आला नव्हता आणि इफी अटेंड केलेला आहे. पण मग गेल्या काही वर्षांमध्ये एक ठरवलं होतं की ज्यावेळेस स्वतःची फिल्म असेल इफीमध्ये त्यावेळेस आपण इफी अटेंड करू, असं एक ठरवलेलं होतं. तुमचं स्वप्न देखील पूर्ण झालं याची? नक्कीच. हां, तसं 100% नाही म्हणता येणार. हां, इफीत आलो आहे 100%पेक्षा जास्तच आहे. पण हा फिल्म मी नव्याने बघितल्यानंतर की नाही, अरे माझ्यामध्ये खूप अजून उणिवा आहे. तांत्रिक दृष्टिकोनातनं बऱ्याच उणिवा आहेत, त्या आपल्याला भरून काढणं गरजेचं आहे. तर आणखी वृद्धिंगत होता येईल, आणखी चांगल्यातलं चांगलं आउटपुट देता येईल, चांगल्या फिल्म्स करता येतील. हां, अर्थात ते इफीने ठरवायचं आहे की पुन्हा माझ्या फिल्म्स घ्यायच्या नाही घ्यायच्या. पण आता या सगळ्या याच्यामध्ये लेखिका ज्या आहेत माधुरी आशिरगडे, त्यांनीच संगीत पण दिलेलं आहे. या व्यतिरिक्त आपले गोवन सगळे कलाकार, गोमंतकीय कलाकार जे आहेत, त्या व्यतिरिक्त तंत्रज्ञ जे आहेत, या सगळ्यांच्या योगदानामुळे प्लस परत इथे ज्या ज्या ठिकाणी लोकेशन्सवर काम केलेलं आहे, हे मॅक्झिमम फिल्म शूट जी गेली आहे फोंड्यामध्ये केलेली आहे. तर फोंड्यामध्ये शूट करत असताना तिथे वडापावच्या गाडीवाल्यापासून रस्त्यावर राहणारी लोकं, मार्केटमधले लोकं, सगळ्यांनी जे काही कोऑपरेट केलं मला, कॅमेरामनला आणि सगळ्या टीमला, मी कुणी कुठेही तसोवर कुठेही आक्षेप घेतला नाही की हे काय करतात, हे काय करताय. नाही, उलट ते की हा करा, हे योग्य आहे का, हे असं चांगलं दिसणार आहे का, आम्ही काही बदलू का, टोपली इकडे सरकवते, एवढं कोऑपरेट केल्यानंतर मी बहुतेक या सगळ्यांची ती साथ, सोबत, संगत, आशीर्वाद ते सगळे लाभले. म्हणून यावर्षी फिल्म इफीमध्ये आहे. सर, चित्रपट निर्मितीच्या पाठीमागे खूप मोठं अर्थकारण आहे. सिनेमा सगळ्यात महागडी कला आहे असं देखील आपण म्हणू शकतो. कसं पाहता या अर्थकारणाकडे, की बाबा आपल्याकडे जर प्रोडक्शनसाठी पैसा जर कमी असेल तर आपल्याला जुगाड करावा लागतो, आणि तेच जर पैसे खूप असतील तर आपण काही मग VFXच्या माध्यमातून किंवा आणखी इक्विपमेंट्स मागून आपण खूप चांगल्या पद्धतीने शूट करू शकतो. शेवटचा प्रश्न अर्थकारणाच्या संदर्भात. अच्छा, आता सुरुवात तर करेन मी यशोदाच्याच माध्यमातून की यशोदाला रश्मीने जो काही सपोर्ट केला आणि रश्मीसोबत मग इतर काही सहनिर्मात्या ज्या काही जोडल्या गेल्या, अर्थात त्या सगळ्याच महिला. पण मग त्यांनी सगळ्यांनी की अरे हां, एक चांगली कथा आहे आणि आपल्याला एक चांगलं काहीतरी एक काम करायचं आहे. अर्थात यशोदा या कथेमधून एक संदेश पण दिला जातो आहे. पण मग यांची निर्माता म्हणून, सहनिर्मात्या म्हणून मी जवळून ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या की हां, ते की त्यांनी कशा पद्धतीनं ते सगळं जमा केलेलं आहे. पण अर्थात मग त्यांचा हेतू जो आहे की आधी आपण एक करून पाहूया. एक प्रयोग आहे, शेवटी लघुपट म्हणजे प्रयोग आहे, जसं प्रायोगिक नाटक आहे. आणि तो प्रयोग जर आपला यश मिळवत असेल, अर्थात इथे सिलेक्ट व्हावी ही प्रत्येकाची इच्छा असते. इफीमध्ये फिल्म सिलेक्ट व्हावी ही इच्छाच आहे. पण होईल नाही हा कर्मधर्म संयोगाचा भाग आहे. तर आता इथे फिल्म सिलेक्ट झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये पण नक्कीच बदल होणार. या व्यतिरिक्त ज्यांनी ह्या फिल्मला सपोर्ट केला आहे, जे आता नंतर पाहतील, तेही या सगळ्या गोष्टींचा विचार करतील की हो, एक दर्जा लघुपटाच्या अनुषंगाने जर एवढ्या दर्जेदार फिल्म जर इथे येतात, फक्त यशोदा नाही, गोवन फिल्म सेक्शनमध्ये 7 फिल्म ज्या काही सिलेक्ट झालेल्या आहेत, प्रीमियर कॅटेगरी, नॉन प्रीमियर कॅटेगरी, तर प्रत्येक फिल्म बघितल्यानंतर की हो, अरे गोवन कल्चर आहे, गोव्यातही कलाकार तंत्रज्ञ आहेत आणि इथूनही निर्माते घडू शकतात, येऊ शकतात. तर याने एक चांगली क्रांती होईल असं माझं स्पष्ट मत आहे की चांगल्यातल्या चांगल्या दर्जेदार कथांसाठी चांगले निर्माते येतील. त्यांनी यावं असंही मी त्यांना आवाहन करेन. दर्जेदार चित्रपट घडवावे अशी माझी इच्छा आणि अपेक्षा आहे. खूप खूप धन्यवाद सर, तुम्ही चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेसंदर्भातला सगळा अनुभव आम्हाला सांगितलात आणि गोंयकारांक हा अनुभव नक्कीच आवडटलो आणि गोंयची चित्रपट कला ही आणि वयर सरतली. खूप खूप धन्यवाद आणि तुमका भविष्यातल्या चित्रपटा खातीर तुमका खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. पहिली गोवन सेक्शन 2021 आणि थंयच्यान डायरेक्ट उडी म्हणटा ती इंडियन पॅनोरमा. कशें कितें दिसता?
बरें दिसता बिकॉज आमी मोस्टली पणजेचेच म्हणजे वाडले हांगा इफ्फीक पयलीं भायल्यांतल्यान पयलां कशें आशिल्लें आनी आतां पयलीं मागीर गोवन सेक्शन हळू आनी आतां सो इट्स फील्स लायक जर्नी इफ्फी बरोबरूच आमची फुडें वाडली आसा आमची सगळ्यांची सो बरें दिसता म्हणजे एक्सायटींग. रेड कार्पेटार चलतना कशें दिसता आनी ते बी इंडियन पॅनोरामा. बेस्ट फिलींग म्हणजे आमी जेन्ना फिल्म करता तेन्ना चिंतना की खंय पर्यंत फिल्म पावतली पूण जेन्ना अशा पडावर फिल्म पावता तेन्ना खूब रिएश्योरींग दिसता आमच्याच खातीर पूण सगळ्या क्रू मेंबरां खातीर बी की आमचे एक थोडे तेच मातशें आमकां वॅलिडेशन मेळटा की आमी जें करता ते एका करेक्ट दिशेन चल्लां अशें. तुजे फिल्मा फाटल्यान हिस्ट्री आसा नॅटफ्लिक्स इंडियाची. हय. थंय तूं जिखलो आनी गोंयच्यान दोग जाण जाले तितूंतलो तूं एकटो एक. हय. आनी नॅटफ्लिक्स इंडियाचेर तुजे जे नॉन फिचर फिल्मां आहा ते इवन शोकेस जाले. हय. सो कशें कितें. So they had done a contest Take 10 नावाचो. So they had filmmakers applying all over India and then top 10 filmmakers were selected and they were given the grant to make this film. So through that grant I was able to make a short film in Goa thanks to Netflix and Film Companion. सो तुगेलो क्रू सगळो गोवन आसा. Yes, except I think like 2-3 people, my entire crew is Goan. They're all here. You can see. ना विचारपाचें कारण इतलें जेन्ना गोवन असो हय. करता तेन्ना ताका सपोर्ट तसो गोंयच्यान मेळटा. Correct. जायते लोक मेळटा काय ना काय. मेळटा गोंयचोच सपोर्ट इज मेन म्हणजे आमकां सगळे क्रू आमचो फर्स्ट टायमर आशिल्लो खुबशे. सो दॅट टॅलंट फ्रॉम गोवा इज वॉट वी गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर. सो आय एम व्हेरी हॅपी. ओके थँक्यू. ओके. फीलिंग प्राऊड. इट वॉज नायस वर्किंग विथ सुयश आनी सगळी टीम गोंयची आशिल्ली आमचे एक्टर्स स्पेशली सगळे गोंयचे आशिल्ले आनी आमकां जो एक म्हणजे जें सिच्युएशन आमकां दिसलें आनी जो प्लॉट दिल्लो इट वॉज रियली व्हेरी नायस. आनी जें सिच्युएशन आसा गोंयचें कोरोना वेळा वयल्यान स्पेशली त्या वेळेला कोरोनाच्या बॅकग्रावंडाचेर हो जो फिल्म जाला तो सामको तो तीच परिस्थिती ते बँडवाल्याची जी परिस्थिती दाखोवन दिता रियली वंडरफूल. ती परिस्थिती दाखोवपा खातीर स्वता तुमकां ते अनुभवचें पडलां आसतलें. सो ते कशें तरेन तयार केलें तुमी. ना अनुभवचें पडलें म्हणजे सुयशान आमकां जेन्ना प्लॉट पयले फावट स्टोरी जेन्ना सांगली तेन्ना ती आकलन करप कारण कोरोनांतल्यान आमी खूब शिकिल्ल्यो गोश्टी सगळ्यो नेगेटीव ज्यो गोश्टी जातात त्यो खूब शिकिल्ल्यो आनी ही भायले जे लोक हे हांगाय गोंयांत सेटल जाल्या बँडवाले तांची जी परिस्थिती जी डिवास्टर जाता सामकें वायट ताची वायट परिस्थिती जाता तांकां घरांतल्यान भायर काडलें वता. ती परिस्थिती जी आशिल्ली ती समजून घेवपाक आमकां खूब म्हणजे काम करचें पडलें तेजें आनी टीम वॉज व्हेरी गुड रियली. इट वॉज व्हेरी हार्ड. आतां तुका सद्दांच आमी एक्टींग करतना पळयला ह्या फिल्मा खातीर तुवें कॉस्ट्यूम डिझायन केला. कसो कितें परिवर्तन जालो कारण प्राजक्ता म्हणटकीच आमी एक्टर म्हणून वळखता. ना ॲक्च्युली हांव कॉस्ट्यूम डिझायन पयलींच्यानूच करतालें पूण हांव नाटकाचें करत येयलें आतां पर्यंत. सो दीस वॉज द फर्स्ट टायम वेन सुयश आस्ट मी की तूं फिल्माचेंय करतलें काय म्हणून एंड आय वॉज लायक लेट्स ट्राय फॉर दीस वन एज वेल. एंड आय हॅड असिस्टेड फॉर अ कॉस्ट्यूम डिझायनर कॉल्ड एज कोमल शेळके इन मराठी इंडस्ट्री. दिस वॉज माय फर्स्ट इंडिपेंडंट प्रोजेक्ट एज अ कॉस्ट्यूम डिझायनर. तुवें केन्ना चिंतलें आपूण एक्टर म्हणून न्ही तर कॉस्ट्यूम डिझायनर म्हणून रेड कार्पेटार चलतलें तें सुद्दां. ना this is very unexpected for me, but it is also very happy because this project is very dear to everyone who has worked. So आमकां खूबच बरें दिसलें जाल्यार. आनी खंयचे न्यू प्रोजेक्ट्स बीन सद्या चालू आहा तुजे गोंया भायर. 2-3 येवपाचे आसा बट आय कांट टेल अबाउट इट येट. ओके थँक्यू व्हेरी मच. गिद्ध एक इंसान की कहानी है जिसका बच्चा गुजर गया है और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है और फिर उसको मजबूरी में बच्चे के कपड़े जो किसी को दे नहीं सकते जो दान करते हैं वो बेचने पड़ते हैं. तो वो कैसे इस मजबूरी से गुजरता है वो चाहता नहीं है ऐसा करना लेकिन वो क्या करता है कैसे फिर वो आगे अपने उसको साथ में गिल्ट भी होता है तो इस गिल्ट को संभालेगा या अपनी भूख को संभालेगा इस बारे में कहानी. सो गिद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कि गिद्ध की तरह वो नोचता है या फिर ये करता है तो उसी टाइप का कुछ है. यस देखिए गिद्ध का क्या होता है ना एक नोशन होता है गिद्ध के बारे में हमें कि हमको बहुत नेगेटिव ये आती है लेकिन गिद्ध किसी को मारता नहीं, वो मरी हुई चीज़ों को खाता है और अपना पेट भरता है. तो एक पॉजिटिव साइड भी होता है. पॉजिटिव साइड नहीं बोलेंगे पर एक उसका नेचर वैसा है, एक मजबूरी वैसी है. तो ये फिल्म उसी इसका नाम और उसका आधार वो बेस सेम ही है फिल्म का. दोनों चीज़ें कि आप अपना पेट भरने के लिए खा रहे हो, आप किसी को मार नहीं रहे हो लेकिन सोसाइटी के लिए वो क्राइम है लेकिन आपके लिए मजबूरी है तो आप कैसे इस चीज़ों से निकलोगे इस बारे में.